हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और एक चीज मैंने अपने कश्मीर फाइल्स के रिव्यू में भी बोली थी और वो चीज ये है कि अत्याचार चाहे मेजॉरिटी कम्युनिटी पे हो या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी पे, वो अत्याचार ही होता है। और आज द बंगाल फाइल्स के रिव्यू में मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि इस फिल्म में मुझे क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या ये फिल्म हिस्ट्री को अच्छी तरह डिपिक्ट करती है या फिर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करती है, और क्या आपको अपने नजदीकी थिएटर पे इस फिल्म को देखने जाना चाहिए या नहीं। लेकिन इसी के साथ साथ इस रिव्यू के दौरान मैं आपको रूबरू कराऊंगा कुछ ऐसी जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज और रिसर्च पेपर्स से जिनका सब्जेक्ट मैटर और रिसर्च मटेरियल बहुत क्लोजली तो रिलेट करता ही है द बंगाल फाइल्स फिल्म के मटेरियल से, बट एट द सेम टाइम दीस जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज विल आल्सो मेक यू थिंक हार्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। और साथ ही रिव्यू में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे इतना टेरेबली, अट्रोशियसली टेरेबली परफॉर्म क्यों कर रही है, सो मच सो कि ये वाहियात बागी 4 से भी बहुत कम नंबर्स कर रही है। इसके बारे में भी बात करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं द बंगाल फाइल्स का रिव्यू ऑनेस्टली सेइंग। So first things first, जिन लोगों को नहीं पता है ना, I'm pretty sure कि इस फिल्म का जो सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, काफी जनता उसके बारे में नहीं जानती। एंड सिंस दिस इज द केस, लेट मी टेल यू, लेट मी सिंप्लीफाई, लेट मी सम इट अप फॉर यू कि ये फिल्म दिखाती क्या है। 16th of August 1946 के दिन एक बहुत ही भयभीत कर देने वाली, एक बहुत ही भयंकर घटना घटी थी जिसको बोला गया था द डायरेक्ट एक्शन डे। इन अनफॉर्चुनेट बट वेरी नोइंगली प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड इवेंट्स को दो और नामों से जाना जाता है, और वो है द 1946 कैलकाटा राइट्स एंड द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स। पाकिस्तान से दिल नहीं भरा तो जिन लोगों को पता नहीं चाहिए, इसे डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। तो इस दिन यानी कि 16th of August 1946 के दिन हुआ ये था दैट द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो अब डेस्परेट हो चुकी थी इंडिया के पार्टीशन के लिए यानी कि पाकिस्तान को हासिल करने के लिए, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इकट्ठे होकर फुल ब्लोन ब्रूटल वायलेंस को अनलीश करेंगे, हिंदुओं को मारेंगे। और ये ब्रूटल किलिंग्स बस ऐसे ही नहीं कर दी गई थी, इट हैड अ वेरी पर्टिकुलर रीजन, और वो पर्टिकुलर रीजन ये था कि द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये अनइमेजिनेबली वायलेंट एंड ग्रूसम रायट्स करा के एक मैसेज भेजना चाहती थी टू द ब्रिटिश सरकार। मैसेज बहुत ही लाउड और क्लियर था, और वो मैसेज ये था कि अब अनडिवाइडेड इंडिया में हिंदू और मुसलमानों में इतनी ज्यादा हेटेड बढ़ चुकी है कि हमारे को सेपरेट पाकिस्तान चाहिए, अगर नहीं दोगे तो ऐसे वायलेंट नेचर के रायट्स आगे भी होते रहेंगे। यही कहानी इस फिल्म की स्टोरी की फंडामेंटल फाउंडेशन तो है, लेकिन इसी के साथ आपको फिल्म में यह देखने को मिलेगा कि विवेक अग्निहोत्री ने इस पूरी कहानी के स्ट्रिंग्स को कैसे अटैच करने की कोशिश करी है द प्रेजेंट डे रोहिंग्या सिचुएशन विद विच असम एंड वेस्ट बंगाल आर डीलिंग। तो 3 घंटे 15 मिनट लंबी ये फिल्म बेहद तसल्ली से इन्हीं दोनों इवेंट्स को देखती है और इन्हीं दोनों को इंटरट्वाइन करके, इंटरकनेक्शन इनके कैसे बनते हैं वही आपको बताने की कोशिश करती है। एंड ऑनेस्टली सेइंग, थ्रू आउट द रन टाइम ऑफ दिस फिल्म यू विल बी एक्सट्रीमली शॉक्ड एंड यू विल क्राई। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे डार्क चैप्टर ऑफ आवर कंट्रीज हिस्ट्री को एक्सप्लोर करती है जिसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए, irrespective of what religion you come from, because at the end of the day we come from one country। ये भारत नहीं, ये पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, हिंदुओं का, दूसरा ये मुसलमानों का। फिल्म के पहले हाफ में यानी कि 45 से 50 मिनट फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक सीबीआई ऑफिसर को वेस्ट बंगाल भेजा जाता है एक मिसिंग लड़की को ढूंढने के लिए, और जैसे जैसे वो ऑफिसर इस केस को सॉल्व करता है, सामने आने लगती है द सिचुएशन ऑफ वेस्ट बंगाल जो वो डील कर रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट से कमिंग इन फ्रॉम बांग्लादेश। जब इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं, और 30% होते ही नई कंट्री की डिमांड करते हैं। और फिर सेकंड हाफ में ये फिल्म हेवीली स्विच करने लगती है बिटवीन द इवेंट्स ऑफ द डायरेक्ट एक्शन डे एंड दिस सीबीआई ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन। ये है आर्था जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज की एक केस स्टडी जो बेसिकली डील करती है, बात करती है अबाउट द माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया, और ये पब्लिश हुई थी साल 2019 में। ये पूरी की पूरी केस स्टडी डिटेल करती है कि कैसे इलीगल माइग्रेशन इंडिया के लिए एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक चैलेंज है जो सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब ऑब्वियसली मैं इस पूरी की पूरी केस स्टडी को डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन इसमें से कुछ शॉकिंग और स्टार्टलिंग नंबर्स और स्टैट्स आपको दिखाऊंगा। अगर आपको ये पूरी केस स्टडी पढ़नी है तो पिन कमेंट्स में आपको इसका पिन लिंक मिल जाए। स्टडी में ये लिखा गया है कि साल 2001 के सेंसस के हिसाब से अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो इंडिया में माइग्रेंट्स की जो जनसंख्या है वो 314 मिलियन हो सकती है। ये टोटल माइग्रेंट्स है, और इस 314 मिलियन के नंबर में से हैं 10 से 20 मिलियन बांग्लादेशी माइग्रेंट्स, द लार्जेस्ट वन फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री कैटेगरी। एंड ऑन द अदर हैंड वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2010 के हिसाब से लगभग 17 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश इंडिया में हैं। यह भी बताया गया है कि बांग्लादेश के इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए आसाम और वेस्ट बंगाल को इन्फिल्ट्रेट करना आसान इसलिए है क्योंकि वो वहां पे ब्लेंड इन हो जाते हैं लिंग्विस्टिक और कल्चरल सिमिलैरिटीज की वजह से। एक एस्टिमेट के हिसाब से समवेयर अराउंड 5 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल बांग्लादेशीज आर सेटल्ड इन आसाम ऑलरेडी,
एंड सिंस ये नंबर्स बेसिकली सोर्स करे गए हैं फ्रॉम द लेट 90s टू द अर्ली 2000s, तो केस स्टडी ये भी पर्टिकुलरली मेंशन करती है कि ये सारे नंबर्स आगे जाके बढ़ेंगे ही। पॉलिटिकल इंपैक्ट्स की कैटेगरी में ये स्टडी स्पेसिफिकली कोट करती है, ये बताती है कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं बांग्लादेश से बॉर्डर टाप के, ये बहुत ही आसानी से डॉक्यूमेंट्स को सोर्स कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? द लीगल आईडी कार्ड्स, और इन्हीं आईडी कार्ड्स को यूज करके ये अपना नाम एनरोल करा लेते हैं वोटर्स लिस्ट में और बन जाते हैं इलीगल वोटर्स। एंड सब्सिक्वेंटली फ्रॉम हियर ऑन दे ट्राई टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब ये केस स्टडी को मैं साइट क्यों कर रहा हूं, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फिल्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा बात करता है इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेशन के बारे में, और ये स्टैट्स और नंबर्स जो मैंने आपको बताया वो एग्जैक्टली रिलेट करता है टू द स्टोरी ऑफ द फिल्म। तो ऐसा नहीं है कि फिल्म के अंदर जो ये बांग्लादेशी इमिग्रेशन, जो इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड बांग्लादेशी इमिग्रेशन का पूरा रैकेट चलता है वेस्ट बंगाल में और असम में, जिसके बारे में इस फिल्म में बहुत ही अच्छी तरह से बात करी गई है, वो ऐसे ही नहीं कर दी गई, उसके पीछे एक बेसिस है। जब आप ये केस स्टडी पढ़ेंगे और ये फिल्म देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि वेस्ट बंगाल में इसको बैन क्यों कर दिया गया। फिल्म में ऐसी वायलेंस के शॉट्स दिखाए गए हैं, लंबे सीक्वेंस दिखाए गए हैं जो आपको झंझोड़ के रखते हैं। जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। फिल्म में मल्टीपल सीन्स ऐसे हैं वेयर यू विल फाइंड योरसेल्फ क्राइंग। फिल्म मेकिंग पर्सपेक्टिव से टू बी ऑनेस्ट मैं ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस फिल्म से। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसमें शॉट्स अच्छी तरह लिए गए होंगे, सिनेमेटोग्राफी अच्छी होगी, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा होगा, बट टू माय सरप्राइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर प्रीटी मच ऑन पॉइंट। इस फिल्म को देखने से पहले मेरा सबसे बड़ा फियर ये था, और बहुत सारे लोगों का जो सोच रहे हैं ये फिल्म देखे या ना देखे, उनका भी फियर यही होगा कि क्या ये फिल्म हिंदू मुस्लिम हेट को प्रोपोगेट करती है। नाउ टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट हियर, फिल्म बात करती है हमारी हिस्ट्री के एक ऐसे डार्क चैप्टर के बारे में जहां पे अनफॉर्चुनेटली दोनों कम्युनिटीज को एक दूसरे से लड़ना पड़ा था, और अग्रेसर्स जो थे डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री के हिसाब से भी वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाले ही थे। तो मेरे हिसाब से तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट दिस फिल्म फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ हिंदू और मुस्लिम, हमारे को ये देखना चाहिए कि फिल्म ये बताने की कोशिश कर रही है कि कैसे हिंदू और मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स ने अपनी अपनी साठगांठ करी, जिन्ना का क्या इन्वॉल्वमेंट था, गांधी जी ने कैसे अवॉइड किया चीजों को। वो सारी चीजों को अगर देखोगे आप इस फिल्म के अंदर, तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा कि ये किसी कम्युनिटी की तरफ कोई हेट फेंक रही है। जिन्ना मेरे भाई, इनफैक्ट फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती साहब का जो कैरेक्टर है वो राइट्स में जो लोग मरे होते हैं उनके हाथों से धागे उतार लेते हैं, और एक शॉट में ये कहते हैं कि ये धागों में से तुम ये तो बता दोगे कि कौन सा धागा हिंदू का है कौन सा मुस्लिम का है, लेकिन ये नहीं बता पाओगे कि इन बेचारों की गलती क्या थी, एक दूसरे को काट मार के मर क्यों गए। इसमें से वी द पीपल ऑफ भारत कौन है? भारतीय तो फिल्म बात करती है अबाउट द पॉलिटिक्स एंड हाउ द पॉलिटिशियंस फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज यूज्ड रिलीजन एज अ वेपन टू सेपरेट इंडिया, टू पार्टीशन इंडिया। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से जो ब्रूटल सेंसलेस वायलेंस हुई थी, और अपने आप को बचाने के लिए और क्या करते, बचाना तो पड़ता ही ना अपने आप को। अगर सर काटे जा रहे हैं तो तुम भी तो हथियार उठाओगे ही। तो गोपाल पठान ने जो हिंदू ऑर्गेनाइज करे उन सब ने हथियार उठाए। ये वायलेंस जो हुई थी दोनों कम्युनिटीज के बीच में, ये एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, इसको कोई मना थोड़ी कर देगा कि नहीं हुई थी। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे। फिल्म के अंदर गांधी जी का जो पोर्ट्रेयल दिखाया गया है वो आपको इन्फ्यूरिएट भी करेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ दिस फिल्म आपको सोचने पे भी मजबूर करेगा। ये चीज हमेशा बहुत डिबेटेबल रही है कि गांधी जी अहिंसा को तो प्रोपोगेट किया करते थे, लेकिन फिल्म देखने के बाद वंस अगेन यू विल बी फोर्स्ड टू थिंक कि कब तक हिंसा का जवाब अहिंसा से दिया जा सकता है। जीत कौन रहा है? जिन्ना, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। आपको यह भी देखने को मिलेगा कि मोहम्मद अली जिन्ना का कितना इंटेग्रल पार्ट था ये पूरे के पूरे राइट्स कराने में। भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट, पहले तो सब हिंदू ही थे ना, हमारा डीएनए एक। नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। ओवरऑल फिल्म का स्टोरी टेलिंग और स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छा है। जो ये करना चाहती है उसमें बहुत ऑनेस्ट एफर्ट दिखता है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि कहां पे ये फिल्म अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेती है, और इतनी जबरदस्त तरीके से मारती है कि ये फिल्म इस कारणवश फ्लॉप हो जाएगी। पहली चीज ये कि इस फिल्म की कहानी बहुत हार्ड ट्राई तो करती है कि वो डायरेक्ट एक्शन डे पे जो राइट्स हुए थे वो कहानी को, और साथ ही दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल में जो सिचुएशन है इलीगल इमिग्रेशन की, उस चीज को इंटरट्वाइन करके इंटरकनेक्ट करके एक नैरेटिव बनाने की, लेकिन वो एक हद तक उसको बना पाती है, बीच में इट लूजेस प्लॉट। फिल्म में 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद आपको लगने लगेगा कि इन दोनों टॉपिक्स पे सेपरेट फिल्में बनाई जा सकती थी। बहुत बार मेरे साथ एटलीस्ट फिल्म में ये हुआ कि एक टाइमलाइन में देख रहा हूं, उसमें इन्वेस्टेड हूं, ये स्विच मार जाते हैं और फिर वो टाइमलाइन इतनी ज्यादा लंबी चलने लग जाती है, मैं उसमें इन्वेस्ट हो जाता हूं और फिर से दोबारा ये स्विच मार देते हैं पहले वाली टाइमलाइन पे। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत है। ये कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा मैं, ये कोई बहुत खराब चीज नहीं है, लेकिन मजा किरकिरा करती है ये चीज। दूसरी चीज ये, ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि इस टॉपिक को एक अच्छा खासा रन टाइम चाहिए था, लेकिन ये फिल्म अट्रोशियसली लंबी है। तभी मैंने कहा
था। एंड अगर आप ये फिल्म देखेंगे यू वुड ऑल्सो रियलाइज कि इन दोनों सेपरेट टॉपिक्स पे दोनों सेपरेट फिल्में बन सकती थी। इनको इंटरट्वाइन करके सिर्फ रनिंग लेंथ में ऐड कर दिया जो लोगों को बोरियत से मार देगी। हर दूसरे कैरेक्टर को फिल्म के अंदर लंबे लंबे मोनोलॉग्स दिए हुए हैं। उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ही फैंटास्टिक हैं, लेकिन इतने लंबे मोनोलॉग हैं आधी से ज्यादा जगह पे आपको लगेगा इन्होंने अब ये बात कर दी, अब एक लंबा 3 मिनट का मोनोलॉग इकट्ठा हो जाएगा। सन 2050 जब ये इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा तब हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत हो। हर शॉट में, हर फ्रेम में, हर सीक्वेंस में किसी ना किसी तरीके के इमोशन को इवोक करने की कोशिश करी गई है और ये एक बहुत ही अच्छा एफर्ट है। लेकिन दे फॉरगॉट कि ऑल ऑफ दिस कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ टाइम। आज के टाइम पे एक 3.25 घंटे की फिल्म को बनाना एक गारगैंचुअन टास्क है। ये फिल्म एटलीस्ट मेरे को तो यही लगा देखने के बाद कि 2.25 से 2.5 घंटे में निपटाई जा सकती थी और हार्ड हिटिंग बन। मैं ये नहीं कह रहा कि हार्ड हिटिंग नहीं है, हार्ड हिटिंग ये अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको लगने लगेगा कि यार अब ये खींच रहे हैं, अब ये खींच रहे हैं, खत्म कर दो। बात करी जाए फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस की तो वो फैंटास्टिक है। एवरी कास्ट मेंबर हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। जमीन का टुकड़ा नहीं इंडिया का लाइट हाउस है मगर। क्यों आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? लेकिन मेरे को जो लगा कि इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी है वो है इस फिल्म की कहानी एक तो जो है ही, और उसके साथ जो इसकी शॉक वैल्यू है, जो सीन्स में आपको ब्रूटैलिटी दिखेगी ना, दैट्स इनसेन। बस थोड़ी रनिंग लेंथ फिल्म की कम होती और लोगों के मोनोलॉग जो इस फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं वो थोड़े छोटे होते, डायलॉग्स थोड़े क्रिस्प और होते तो मजा आ जाता है इस फिल्म का। ये फिल्म हिट ही अलग तरीके से करती। बट स्टिल मैं तो यही कहूंगा दिस फिल्म इज एब्सोल्युटली वर्थ वॉचिंग। कश्मीर फाइल्स और इस फिल्म के बीच में इतनी सारी ऐसी फिल्में आ गई कि जनता को लगने लगा कि हर फिल्म हेट ही पेल्ट करेगी। और बीच में जो बहुत सारी फिल्में आई जिन्होंने इन टॉपिक से डील करने की कोशिश करी, इन हिस्ट्री के चैप्टर्स को उठाया, उनका फंडामेंटल मोटिव यही था कि वेव चल रही है ऐसी फिल्मों की, उस पर राइड कर लो, हेट दिखा दो, टिकटें बिक जाएंगी, व्हिच वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड कंडेमेबल। और इसी चीज की बलि चढ़ गई है द बंगाल फाइल्स। पीपल डू नॉट वांट टू गो टू द थिएटर्स टू वॉच दिस, बट मैं यही कहूंगा एक बार इसको ट्राई करके देखो, इसको चांस दो। बागी 4 जैसे चांटा खाने से तो अच्छा है इस फिल्म को देखना। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको कैसी लगी? मैंने आपको अपना पूरा ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है। आई डिड नॉट होल्ड बैक ऑन एनीथिंग। मेरे को जैसा लगा मैंने आपको वैसा ही बताया फिल्म को। अगर आपने देख ली है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अगर नहीं देखी है, देखने जाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले हफ्ते। 3-4 दिन से लगातार बिना सोए हम शूट कर रहे हैं, आपको वीडियोस पे वीडियोस दे रहे हैं। प्यार मैं बहुत करता हूं तुम लोगों से। मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।